नमस्कार, न्यूज़ दरबार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के राष्ट्रीय स्मृति परिसर में उनके नाम पर एक स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। यह कदम न केवल प्रणब मुखर्जी के योगदान का सम्मान करता है, बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत भी करता है, जिसमें राजनेताओं के योगदान को जनता के बीच संरक्षित किया जाएगा। प्रणब मुखर्जी, भारत के 13वें राष्ट्रपति और एक विद्वान नेता। प्रणब मुखर्जी, भारत के 13वें राष्ट्रपति, अपनी गहरी समझ, बुद्धिमत्ता और प्रभावशाली नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। राजनीतिक यात्रा, उनका राजनीतिक सफर 5 दशकों से अधिक लंबा रहा। वे एक असाधारण सांसद, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रहे। उनकी निर्णय क्षमता और रणनीतिक सोच ने भारत की राजनीतिक और आर्थिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रपति कार्यकाल 2012 से 2017। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता दी। राष्ट्रीय स्मृति परिसर में स्मारक का निर्माण, सरकार ने दिल्ली के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्मृति क्षेत्र में प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए स्थान आवंटित किया है। स्मारक का महत्व, यह स्मारक न केवल प्रणब मुखर्जी के प्रति सम्मान का प्रतीक होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनके योगदान की याद दिलाएगा। सरकार का पत्र, सरकार ने प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को पत्र लिखकर इस फैसले की जानकारी दी। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय स्मृति परिसर के भीतर एक विशेष स्थल उनके स्मारक के लिए निर्धारित किया गया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी की प्रतिक्रिया, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इसे अप्रत्याशित लेकिन दयालु इशारा कहा। उन्होंने कहा, बाबा हमेशा कहते थे कि राजकीय सम्मान मांगा नहीं जाना चाहिए, बल्कि दिया जाना चाहिए। शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा की स्मृति को सम्मान देने के लिए जो किया, वह मेरे लिए बेहद खास है। बाबा अब प्रशंसा और आलोचना से परे हैं, लेकिन उनकी बेटी के लिए यह खुशी अभिव्यक्त करने के लिए शब्द काफी नहीं है। शर्मिष्ठा का कांग्रेस पर कटाक्ष, शर्मिष्ठा ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके पिता के निधन के समय कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी ने शोक सभा आयोजित करने की जहमत तक नहीं उठाई। सीडब्ल्यूसी पर सवाल, उन्होंने कहा कि जब प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो कांग्रेस ने यह कहते हुए शोक सभा नहीं बुलाई कि राष्ट्रपतियों के लिए ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन उनके पिता की डायरियों में दर्ज है कि पूर्व राष्ट्रपति के आर से नारायणन के निधन पर कांग्रेस ने शोक सभा बुलाई थी। प्रणब मुखर्जी ने खुद उस समय शोक संदेश का मसौदा तैयार किया था। सरकार का कदम, राजनीति से ऊपर उठकर सम्मान, यह फैसला भारतीय राजनीति में एक नई परंपरा को जन्म देता है, जहां राजनेताओं के योगदान को राजनीति से ऊपर रखकर सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खास तौर पर इस बात को रेखांकित किया कि उन्होंने इस सम्मान की मांग नहीं की थी। यह प्रधानमंत्री का निर्णय था, जो पूरी तरह अप्रत्याशित था। संदेश, यह पहल दिखाती है कि सरकार राष्ट्रीय नेताओं के योगदान को हमेशा याद रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रणब मुखर्जी का स्मारक एक प्रेरणा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक न केवल उनके असाधारण जीवन और योगदान का प्रतीक होगा, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की परंपरा को और मजबूत करेगा। इससे यह संदेश जाएगा कि सच्चे नेतृत्व और सेवा का सम्मान कभी भूला नहीं जाता। राजनेता तो कई आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो हमेशा इतिहास के पन्नों में अमर रहते हैं। प्रणब मुखर्जी उन्हीं में से एक थे। उनका स्मारक आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों से प्रेरित करता रहेगा। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आयकर विभाग ने काले धन और अवैध प्रलोभनों पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी कदम उठाया है। विभाग ने बुधवार को एक 24 घंटे नियंत्रण कक्ष और शिकायत निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की है। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि आम जनता चुनावों के दौरान नकदी,
सोने चांदी और कीमती धातुओं की संदिग्ध आवाजाही या अवैध वितरण के बारे में विभाग को सूचना दे सके। चुनाव आयोग ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा मंगलवार को की थी। इसके तहत 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। आयकर विभाग की जांच शाखा ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए बताया कि दिल्ली के मध्य क्षेत्र सिविक सेंटर में एक 24 घंटे 7 दिन नियंत्रण कक्ष खोला गया है। विभाग ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 189111309 जारी किया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों के बारे में तुरंत सूचना दे सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इस नियंत्रण कक्ष के पते, लैंडलाइन और मोबाइल नंबरों की भी जानकारी नोटिस में दी गई है, ताकि किसी भी तरह की सूचना विभाग तक तुरंत पहुंच सके। यदि आपको चुनाव से जुड़े नकदी, सोने चांदी या कीमती वस्तुओं की संदिग्ध आवाजाही या वितरण के बारे में जानकारी मिले, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। 1899-1130-9 नज़दीकी आयकर कार्यालय में रिपोर्ट करें। विभाग ने कई संपर्क सूत्र और नंबर उपलब्ध कराए हैं। गोपनीयता सुनिश्चित करें। आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, जिससे आप बिना किसी डर के सूचना दे सकते हैं। आयकर विभाग का यह कदम चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए लिया गया है। चुनाव आयोग की सिफारिश पर हर चुनाव वाले राज्य में इस तरह के नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि काले धन का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने या रिश्वत देने के लिए न हो। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें हर मतदाता को बिना किसी दबाव और प्रलोभन के वोट करने का अधिकार होना चाहिए। आयकर विभाग का यह कदम इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि चुनावी मैदान समान और निष्पक्ष रहे। तो अगर आपको किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले, तो बिना देरी किए इसकी सूचना दें और निष्पक्ष चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएं। दिल्ली विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। सियासी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस खुद को मजबूती से पेश करने के लिए संघर्षरत है। 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता में रही कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल सकी। 2025 का यह चुनाव कांग्रेस के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। इस रिपोर्ट में कांग्रेस की ताकत, कमजोरियां और उस पर मंडरा रहे बड़े खतरे का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती दिखाने के लिए नई योजनाओं और रणनीतियों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के मुकाबले प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत पार्टी ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह घोषणा महिलाओं के वोट बैंक पर पकड़ बनाने की रणनीति है। कांग्रेस ने इस बार अपने कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें शामिल हैं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख देवेंद्र यादव। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि उसका बड़ा वोट बैंक पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। पार्टी इस बार उन मतदाताओं को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस के पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 कार्यकालों से दिल्ली विधानसभा में उसका कोई विधायक नहीं है। ऐसे में यह चुनाव उसके लिए अपनी सियासी जमीन वापस पाने का एक सुनहरा मौका है। 2013 में शीला दीक्षित के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद से कांग्रेस एक प्रभावी और मजबूत चेहरा सामने नहीं ला पाई है। पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो दिल्ली के मतदाताओं में भरोसा जगा सके। लगातार 2 चुनावों में हार के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह कमजोर हो चुका है। यह कांग्रेस के चुनावी प्रचार और जमीनी काम पर असर डाल सकता है। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार गिरा है। यह पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि वह मतदाताओं का विश्वास कैसे वापस हासिल करे। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मजबूत जनाधार के बीच कांग्रेस के लिए अपनी जगह बनाना बेहद मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के पास एक बड़ा अवसर है, त्रिशंकु विधानसभा की संभावना। यदि विधानसभा त्रिशंकु रहती है,
तो कांग्रेस कुछ सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। पारंपरिक वोट बैंक वापस लाना। कांग्रेस को अपने पुराने वोट बैंक को वापस पाने की दिशा में ठोस प्रयास करना होगा। अगर कांग्रेस इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहती है तो दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य से उसका सफाया हो सकता है। कई राज्यों में हार के बाद दिल्ली में भी खराब प्रदर्शन पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति पर असर डाल सकता है। अगर कांग्रेस कुछ सीटें भी नहीं जीत पाती है तो वह दिल्ली में मजबूत विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपनी मजबूती और कमजोरियों का कैसे सामना करती है और क्या इस बार वह दिल्ली की सत्ता में वापसी का रास्ता बना पाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मैदान में हर दिन राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एएपी के बीच सियासी खींचतान जारी है, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को पीछे हटने और भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का ज्ञान दे रहे हैं। यहां हम विस्तार से बताएंगे कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस को क्या सलाह दी है और यह कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है। समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। मंच साझा करने का ऐलान। अखिलेश यादव ने कहा कि वे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनावी रैली में मंच साझा करेंगे। भाजपा को हराने का दावा। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली में भाजपा को हराने की स्थिति में सिर्फ आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस नहीं। इंडिया गठबंधन के बावजूद दूरी। अखिलेश ने यह बयान देकर कांग्रेस को साफ संकेत दिया कि वह आपके साथ खड़े हैं, भले ही गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। कुणाल घोष ने कहा, हम चाहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। भाजपा को हराने के लिए आपको मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस के खिलाफ कड़ा रुख। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच पहले से तनातनी चल रही है। दिल्ली में भी टीएमसी का यह रुख कांग्रेस के लिए एक और झटका है। लोकसभा चुनाव का असर। बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान अधीर रंजन चौधरी की हार का उदाहरण देते हुए टीएमसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आप का समर्थन किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे गुट ने भी दिल्ली चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत का सुझाव। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, दिल्ली में कांग्रेस और एएपी को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। असली लड़ाई भाजपा से है। आपस में लड़ाई से सिर्फ भाजपा को फायदा होगा। गठबंधन की मजबूरी। उद्धव गुट का मानना है कि विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच अलग अलग चुनाव लड़ना इंडिया गठबंधन की कमजोरी दिखाता है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और एएपी के बीच तीखी सियासी लड़ाई जारी है। कांग्रेस का आक्रामक रुख। कांग्रेस ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से संदीप दीक्षित जैसे आक्रामक नेता उतारे हैं। अजय माकन और संदीप दीक्षित लगातार आम आदमी पार्टी पर हमले कर रहे हैं। कोई गठबंधन नहीं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और एएपी के बीच गठबंधन नहीं हुआ है। कांग्रेस ने लगभग हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। संदीप दीक्षित का बयान। संदीप दीक्षित ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ भाजपा की मदद कर रही है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं का रुख कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। आपका समर्थन। इंडिया गठबंधन के साथी पार्टियों ने कांग्रेस की बजाय आपका समर्थन किया है। गठबंधन में दरार। यह स्थिति न केवल दिल्ली चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर सकती है। भाजपा के लिए बढ़त। कांग्रेस और एएपी के बीच लड़ाई से भाजपा को सीधा फायदा हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों से उम्मीद थी, लेकिन अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने आपका समर्थन करके कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया है।
अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अकेले अपने दम पर दिल्ली में मुकाबला कर पाएगी या यह लड़ाई भाजपा और एएपी के बीच ही सिमट जाएगी। यह चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक ताकत और अस्तित्व की भी परीक्षा है। बिहार की सियासत में इन दिनों प्रशांत किशोर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस बीच उन पर तीसरा केस दर्ज होने के साथ उनकी तबीयत बिगड़ने, गिरफ्तारी और प्रशासन के आरोप प्रत्यारोपों ने मामला और भी गर्मा दिया है। आइए इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझते हैं। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए पटना के गांधी मैदान में अनशन शुरू किया। उनका कहना था कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। अनशन और गिरफ्तारी। 2 जनवरी को बिना अनुमति गांधी मैदान में अनशन पर बैठने के लिए प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया। प्रशांत किशोर का बयान। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने साफ किया कि वे अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। लगातार अनशन के कारण प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति अब स्थिर है। पटना के पीर बहोर थाने में प्रशांत किशोर और उनके 150 से 200 समर्थकों पर तीसरा केस दर्ज किया गया है। पुलिस से धक्का मुक्की। एफआईआर में कहा गया है कि प्रशांत और उनके समर्थकों ने कोर्ट परिसर में पुलिस से धक्का मुक्की की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी का हाथ टूटने का भी आरोप है। विधि व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप। एफआईआर के अनुसार कोर्ट परिसर में हंगामा खड़ा किया गया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई। मीडिया को संबोधन। पुलिस की गाड़ी में बैठकर मीडिया को संबोधित करने का भी प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया गया है। गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली, लेकिन इस दौरान कई विवाद सामने आए। प्रशांत किशोर का आरोप, उनका कहना था कि पुलिस उन्हें बिना कागजात के बेऊर जेल ले गई। प्रशासन की सफाई। पटना जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रशांत किशोर को जेल नहीं, बल्कि कोर्ट परिसर में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेऊर थाने ले जाया गया था। प्रेस विज्ञप्ति। प्रशासन ने कहा कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रशांत किशोर को रिहा किया गया। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर छात्रों में नाराजगी है। सरकार का रुख। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगर जांच में गड़बड़ी मिलती है तो परीक्षा रद्द हो सकती है। विपक्ष का हमला। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे छात्रों के साथ अन्याय बताया। छात्रों की मांग। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रशांत किशोर का आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह बिहार की सियासत का अहम मोड़ बनता जा रहा है। सरकार की चुनौती। प्रशांत किशोर के अनशन और छात्रों का प्रदर्शन सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। विपक्ष की रणनीति। विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन को सरकार के खिलाफ भुनाने की कोशिश में हैं। प्रशांत किशोर का बयान। उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह छात्रों के भविष्य की लड़ाई है और वे इसे आखिरी दम तक लड़ेंगे। प्रशांत किशोर के आंदोलन, उन पर दर्ज केस और बीपीएससी विवाद ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। सरकार जहां प्रशासनिक प्रक्रिया का हवाला देकर स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है, वहीं प्रशांत किशोर और छात्रों का आंदोलन इसे और जटिल बना रहा है। इस पूरे प्रकरण का असर न सिर्फ बिहार की राजनीति, बल्कि राज्य के युवाओं के भविष्य पर भी पड़ सकता है।